नमस्कार। पीजेंट जमींदार एंड स्टेट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्लास 12। और अगर हम इसको आगे लिखा हुआ है कि एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, यानी कि हम लोग बात करेंगे मुगल एम्पायर जो कि 16th और 17th सेंचुरी के बीच में रहा है। बाबर के समय से लेकर के इसकी शुरुआत होती है पानीपत के 1526 1526 के वार से इसकी शुरुआत होती है और ये रहता तो है 1857 बहादुर शाह जफर के समय तक, लेकिन मेनली जो इसके सिस्टम को हम देखते हैं, अगर हम बात करें तो ये औरंगजेब यानी कि 1707 औरंगजेब डिवाइस के समय तक ये होता है, मेनली होता है। तो हम अकबर के समय से, मुख्यतः अकबर के समय से औरंगजेब के समय के बीच में जो मुगल पीरियड का जो सिस्टम था, जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी के ऊपर या दूसरे चीज़ों के ऊपर जो इम्पैक्ट था, उसी की सीरीज में हम जो रूरल एरिया थी उस पर क्या इम्पैक्ट था, जो एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रक्चर था उस पर मुगल एम्पायर का क्या इम्पैक्ट था, हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी मोर देन 85% पीपल, जैसा कि पूरी दुनिया में होता था, वे लिविंग इन रूरल एरिया। कोई भी एग्रीकल्चर सोसाइटी मेनली रूरल एरिया में रहती है। इसमें दो प्रकार के लोग रहते थे मेनली एग्रीकल्चर के रूप में। अगर हम देखें तो वो थे, एक तो स्मॉल लैंड होल्डर थे, छोटी जोत वाले थे, जिनको हम पीजेंट कहते हैं, जो कि पुअर होते थे। एंड द सेकंड वाज जिसको हम जमींदार कहते हैं, लैंड एलिट कहते हैं, जिनके पास बड़ी जोत होती है। दोनों एक साथ गांव में रहते थे। जो छोटी जोत के लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी जोतें होती थी उस पर भी काम करते थे अपने लिए, और दूसरा वो जो बड़े जमींदार होते थे, जो बड़े लैंड होल्डर होते थे, रेंट पर उनकी जमीन को लेकर के या उनके यहाँ मजदूरी पर काम करके भी ये अधिक से अधिक जो है कमाने का प्रयास करते थे। और जो बड़े लैंड होल्डर थे, एक तो वो अपनी खेत पे स्वतः काम करते थे, दूसरा उनके पास लैंड ज्यादा होती थी, तो या तो वो अपनी जमीन को वो रेंट पर दे देते थे पीजेंट्स को, या फिर जो है उस पर मजदूरों से काम कराते थे। तो गांव में दो लोग हो गए, एक पीजेंट हो गया, एक लैंड एलिट हो गया। इनके बीच में जैसा कि मैंने कहा कि बंटवारे को लेकर के, उपज के शेयर को लेकर के हमेशा एक उनके बीच में कंपटीशन रहता था। एक दूसरे का कोऑपरेशन तो करते ही थे प्रोडक्शन में, बट दे वेर इंडल्ज इन कंपटीशन। मेनली कंपटीशन में रहते थे कि कौन कितना ज्यादा शेयर पाता है। एंड दिस कंपटीशन सम टाइम टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ये कभी कभी ये बीच में इनके लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। एंड द टोटलिटी ऑफ दीज रिलेशनशिप इज व्हाट कॉल्ड द रूरल सोसाइटी। उस समय की रूरल सोसाइटी का यही टोटलिटी थे। अब तीसरा आता है मुगल एम्पायर। देखिए, जो मुगल एम्पायर है उसकी इनकम का द रूरल एरिया, जो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल एम्पायर, चूंकि जो इनकी कमाई का मेन जरिया था, इसीलिए मुगल एम्पायर का जो विलेज प्रशासन होता था वह गांव में हमेशा एक्टिव रहता था। वो दो प्रकार के वो भी काम करते थे। उनका पहला काम था कि वो जो मेन गांव है वहां पर रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में, एम्पायर के खाते में वहां से रेवेन्यू के रूप में क्या जाना चाहिए। वो क्या करते थे, रेवेन्यू असेस करते थे, यानी कि कितना रेवेन्यू, जैसे धान का खेत है तो यहाँ के धान के खेत पर गवर्नमेंट को कितना शेयर मिलना चाहिए। इसके बाद उस शेयर को कैसे उनसे जो लैंड होल्डर थे या जो एग्रीकल्चर जो लोग करते थे, जो किसान थे, उनसे उनको कलेक्ट कैसे किया जाए, और इन सबका रिकॉर्ड रखा जाता था, कितना कौन कमाता है, कितना किसके यहाँ होता है। sought to control rural society so as to ensure that cultivation took place and ये देखिए, ये जो प्रशासन होता था, इसका मूल काम होता था एक तो रेवेन्यू को असेस करना, दूसरे उस जो सोसाइटी है उसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन द्वारा एक कंट्रोल बनाए रखना, जिससे कि मैक्सिमम शेयर रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट को मिलता रहे। ओके, देखिए, किसी भी पीरियड की जो एग्रीकल्चर होती है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो अपने घर के खर्चे के लिए
प्रोड्यूस करना, ग्रेन वगैरह, गेहूं चावल। और दूसरा, कुछ इतना एक्सेस प्रोड्यूस कर लेना जिससे कुछ दूसरी अर्निंग हो जाए। ठीक है, तो उस समय भी वही था, मेनी क्रॉप्स वेयर ग्राउंड फॉर सेल। बहुत सारी चीजें जो है सेल के लिए, केवल सेल के लिए पैदा की जाती थी। जैसे कि लोग शुगर केन लगाते थे तो उसका गुड़ बनाते थे, या काटन लगाते थे तो उसका रस्सियां बनाते थे, सूत बनाते थे, जूट लगाते थे उसका भी रस्सी बनाते थे। तो तमाम चीजें जो है वो केवल एग्रीकल्चर मेड चीजें होती थी, उसको भी पैदा करते थे जिससे वो बेचते थे। अब इस बेच के कारण उनका संबंध किससे होता था? ट्रेडर से होता था और मार्केट से होता था। इसी प्रकार से वो मार्केट के थ्रू, यानी कि मार्केट के कारण वो टाउन एरिया के संपर्क में आते थे। यानी कि अब जो हमारा चैप्टर का शेप है, जो चार एस्पेक्ट है, 3-4 एस्पेक्ट है हमारा बात करने का। एक तो है पीजेंट एंड एलिट के बारे में बात करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से रूरल अंपायर वहां पर अपना इंटरवीन करता है। और जो चौथा या एस्पेक्ट है उसका, वो ये है कि किस तरीके से जो उस समय की मार्केट है या टाउन एरिया है, उनका क्या रिलेशन रहा है, कैसे संबंध रहा है। हम इन 3-4 चीजों पर बात करेंगे। पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस समय की जो मेन पॉपुलेशन रहती थी वह विलेज में रहती थी। पीजेंट या एग्रीकल्चर एक रूरल एरिया का सब्जेक्ट होता है, रूरल एरिया में लोग रहते हैं। तो पीजेंट्स परफॉर्म मेनी फोल्ड सीजनल टास्क। खेतीहर लोग कई प्रकार के, जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, साल भर हमेशा कुछ न कुछ कई प्रकार के काम करते रहते थे थ्रू आउट द ईयर। जैसे टिलिंग ऑफ द सॉइल, सीडिंग एंड द हार्वेस्टिंग। तो ये जुताई, बुआई, कटाई का काम ये साल भर करते रहते थे। और एक प्रकार का और काम था, देखिए, जब भी आप एग्रीकल्चर करते हैं तो जो प्रोडक्शन, जो खेत में प्रोडक्शन करने के अलावा जो वस्तुएं बनती हैं, उन वस्तुओं से कैश के लिए भी कुछ काम किया जाता है। जैसे आपने शुगर केन हो गया, तो शुगर केन से आप गुड़ अपने घर के लिए बनाते हैं, लेकिन गुड़ इसलिए भी बनाते हैं ताकि आप मार्केट में बेच करके उससे कुछ अर्निंग करते हैं। They contributed their labor to the production of agro-based goods such as sugar and oil। यानी कि पहला काम तो जो किसान करते थे वो मेन काम उनका था टिलिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का। लेकिन इसके साथ कुछ और काम करते थे, जैसे एग्रो बेस्ड गुड्स को बनाते थे, जैसे कि तेल की पेराई हो गई, गुड़ हो गया, काटन की चीजें हो गई, या जूट हो गया, उससे कुछ रस्सियां वगैरह हो गई। ये सब उनका मेन काम होता था। But rural India was not characterized by the settled peasant production alone। जब भी हम मुगल पीरियड के एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया का ये जो इंडस या जो गंगा जमुना का जो प्लेन है, पूरी जमीन ऐसे ही नहीं है। क्योंकि उस समय जो हमारा इंडिया था, जो मुगल एम्पायर था, वो बहुत ही वास्ट था। जैसे इधर आपका बात करें तो ईरान के बॉर्डर से लेकर के, अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के इधर पूर्वोत्तर तक, और इधर जो है मध्य भारत या कह सकते हैं कि कावेरी तक था। तो इसमें बहुत प्रकार की वैरायटी थी। एक तरफ जो है हमारा डेजर्ट था, रेगिस्तानी एरिया था, दूसरा कम पानी वाला एरिया था, तीसरा पहाड़ी एरिया था, जंगल भी थे, और इधर प्लेन था। तो जब भी हम बात करेंगे तो हमें इस एस्पेक्ट में बात करना चाहिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वह केवल एक जैसी फर्टाइल नहीं है, बल्कि उसमें कई प्रकार के किसान रहते थे, कई प्रकार की किसानी होती थी। अब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, इस चीज को जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है। जैसे कि इतिहास, जिस इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या वह किसने लिखा है। क्योंकि जिसने भी लिखा होगा उस प्रकार के उन लोगों का जो लेखन का जो आइडिया है उस पर उनका प्रभाव होता है। जैसे कि सामान्य आदमी ने लिखा है, कि किसी कोर्ट के मंत्री ने, मिनिस्टर ने लिखा है। अगर कोई गवर्नमेंट का या कोर्ट का कोर्टियर लिखता है, मंत्री लिखता है, तो उसको
वह जो है सरकार की नज़र से ही जो लेखन करेगा लिखेगा वो। इसीलिए हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास उस समय की मुगल पीरियड का जो एग्रीकल्चर का जो हम जो स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं उसका स्रोत हमारे पास क्या है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग रूरल सोसाइटी डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल हु वर्कड ऑन द लैंड। जो लोग खेत पे काम करते थे उनका आइडिया, उनके व्यू हमारे पास नहीं है। वो क्या सोचते थे? एज पीजेंट डिड नॉट राइट अबाउट देमसेल्फ, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। आवर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, क्या है हमारा जो एग्रेरियन हिस्ट्री को जानने का मेन स्रोत है वह है जो 17th सेंचुरी के क्रॉनिकल एंड डॉक्यूमेंट्स है। जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उसी के द्वारा, जो उस समय दस्तावेज लिखे गए, जो ऐतिहासिक वृत्तांत लिखे गए, उसी के द्वारा हम हिस्ट्री को जान पाते हैं। और ये लोग कौन थे लिखने वाले? ये मूलतः जो है मुगल कोर्ट में रहने वाले मुगलों के मिनिस्टर या राइटर हुआ करते थे। उसी प्रकार की एक बुक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स। जब हम बात करते हैं तो सबसे मेन बुक है जो उस समय की एग्रीकल्चर पर लाइट डालती है, वह है आईने अकबरी, और जिसको लिखा है अबुल फजल, जो कि अकबर का कोर्टियर था। दिस रिकॉर्ड द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू एंश्योर कल्टीवेशन टू एनेबल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसी ऑफ द स्टेट एंड दे रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रूरल मैनेजमेंट। मूलतः जब आप आइन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट का आइडिया, नजरिया है, गवर्नमेंट का व्यू है कि कैसे गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और एग्रीकल्चर जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो लोगों को दो प्रकार के काम करती है। एक तो उनको फैसिलिटी देती है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी क्या है, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको सुविधाएं मिलती रहें, वो लोग अधिक से अधिक एग्रीकल्चर काम करें जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। और वो लोग जो रेवेन्यू पर जो लोग फार्मिंग करते हैं उससे जो रेवेन्यू पैदा होता है वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचे, दो काम हो गया। और तीसरा काम ये देखते थे कि अगर गवर्नमेंट के किसी काम के कारण वहां पर कोई डिस्ट्रेस होता है, कोई समस्या खड़ी होती है किसानों के बीच में, तो कहीं वो कोई आंदोलन न बन जाए, रिवोल्ट न बन जाए, इसकी सूचना भी गवर्नमेंट को हमेशा उस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो कि उस समय का रहा करता था, जो गांव में लोग काम करते थे सरकार के, उनके थ्रू जो एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते थे उनकी आइडिया गवर्नमेंट तक पहुंचते रहती थी, जिससे अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो तो गवर्नमेंट उस मामले को समय रहते उसको हैंडल कर ले। जैसे कि वो लिखता है कि इन द आईज ऑफ द ऑथर ऑफ द आइन प्रीडेस्टिन्ड टू फेल। कौन सी चीज? अगर कोई एजर्शन या रिवोल्ट होता था तो राइटर की निगाह में निश्चित था वह जो है रिवोल्ट को गवर्नमेंट फेल कर देगी। लेकिन एक दूसरी बात थी, जो मुगल पीरियड के कोर्टियर थे, जो उनके राइटर्स थे, जो कुछ लिखते थे उसको दूसरे स्रोत कुछ ऐसे सोर्स भी थे जिसको उसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे अकाउंट ऑफ द आइन कैन बी सप्लीमेंटेड, उनको आप जोड़ सकते हैं बाय डिस्क्रिप्शन कंटेंट इन सोर्सेज एमनेटिंग फ्रॉम रीजन्स अवे फ्रॉम द मुगल कैपिटल। यानी कि मुगल के एरिया से दूर, जैसे कि महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर भी जो वहां के जो रिकॉर्ड हैं उनके द्वारा, वहां पर जो रिकॉर्ड लिखे गए हैं विलेज प्रशासन के या रूरल एरियाज के, उनके द्वारा हम मुगल पीरियड को समझ सकते हैं। एक चीज जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में जो रिकॉर्ड है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो सेम वही चीज आप मुगल रिकॉर्ड में भी आप समझ सकते हैं कि मुगलों की व्यवस्था कैसी रही होगी, क्योंकि वो नजदीकी एरिया होता है। और दूसरा, जब अंग्रेज आते हैं, मूलतः जब औरंगजेब के बाद जब अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन होता है, कई प्रोविंसेस में आगमन होता है, तो उनके राइटर यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा भी हम ये समझ सकते हैं कि
जो मुगल पीरियड में उन इंग्लिश गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोवाइड अस द यूजफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अग्रेरियन रिलेशनशिप इन इंडिया, यानी कि पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में जो उस समय रिलेशनशिप रही होगी, यानी कि जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत कुछ लिखा है। और ये सारे सोर्सेस अगर आप मिला दीजिए, यानी कि कोर्टियस के सोर्सेस और जो अंग्रेजी जो मुगल एरिया है उससे दूर के सोर्सेस और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सोर्सेस है, इन सभी सोर्सेस को मिला दीजिए तो आप समझ जाएंगे कि ऑल दीज रिकॉर्ड सोर्सेस इंस्टांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट, यानी कि सरकार, जमींदार और पीजेंट्स के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड रिलेशन रहा होगा। इन द प्रोसेस दे गिव अस एन इनसाइट इनटू पीजेंट्स परसेप्शन ऑफ एंड देयर एक्सपेक्टेशन। हम समझ सकते हैं कि किसान क्या सोचते थे इन तीनों के बारे, चीजों के बारे में, यानी कि किसान उस समय सोचते क्या थे और वो सरकार से किस प्रकार के जस्टिस की वो आशा करते थे। हम इस चीज को भी जान सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार।